नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों मतलब 4 नवंबर को कैट में सुनवाई हुआ, जिसमें एक बहुत लंबा बहस हुआ था। रेलवे के वकील साहब लगभग 1 घंटे से ज्यादा बोले, और जो आईटीआई पक्ष के वकील थे वो लगभग 10-15 मिनट बोले होंगे। ठीक है। और केस मतलब जो बेंच था उठ गया, केस को क्लोज कर दिया कि भाई हो गया सुनवाई, हम इस पे फैसला सुना देंगे। लेकिन जज साहब ने फैसला को सुरक्षित रख लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सुनवाई हुई है, तो क्या आईटीआई के बच्चे संतुष्ट हैं? क्या ये आगे हाई कोर्ट क्यों जाना चाहते हैं? हम आपको विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण ही नहीं करेंगे, जो चीज हम बोलेंगे उसका जो कोर्ट रूम में जो बहस हुई उसका क्लिप भी आपको ऐड करेंगे। आप पहले क्लिप को देखिएगा, इसके बाद उसको विश्लेषण करिएगा, और खुद आप कमेंट करके, ध्यान रखिएगा, कमेंट करके खुद अपना सुझाव दीजिएगा। क्या सच में ऐसा है? आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है और मंत्री जी का सिग्नेचर करता है, वो मैंने ये वी हैव नथिंग टू कंसील फ्रॉम द कोर्ट। मंत्री जी का साइन देख लीजिए। एक मंत्री जी का हस्ताक्षर हुआ, 2 को आपने ये निकाला है। एक तारीख का है, 1 जनवरी को मंत्री जी का हस्ताक्षर है, हमने 2 और 2 जनवरी का आपका ये आदेश है। हमने आदेश दिया। आरबी जो रेलवे के वकील साहब थे उनके तरफ से एक एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर कहा जा रहा था, जो डॉक्यूमेंट्स 2 जनवरी 2025 को रेलवे की तरफ से पब्लिश किया गया था। उस डॉक्यूमेंट के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि मंत्री महोदय ने 1 जनवरी को ऑर्डर दिया था, 1 जनवरी को उस पर हस्ताक्षर किया था, और 2 जनवरी को उसको पब्लिश किया गया, लागू किया गया, जो क्वालिफिकेशन में बदलाव है उसके संदर्भ में। तो बात यहां ये नहीं कि मंत्री जी का सिग्नेचर किया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्री जी के संबंध में कोर्ट में कम से कम 3 बार इस बात को रखा गया। 2 बार तो रेलवे के वकील साहब की तरफ से कहा गया, और 1 बार जज साहब खुद पूछ के कंफर्म कर रहे थे कि मंत्री जी का साइन है, मतलब मंत्री जी की तरफ से साइन किया गया 1 तारीख को, मतलब ये कहा जा रहा था जज साहब की तरफ से। तो कुल मिलाकर मंत्री जी का 3 बार नाम लिया गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में साइन किसका है ये तो लीगल रूप से हम लोग इसमें चर्चा नहीं था। चर्चा था कि भाई 28 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ या नहीं जारी हुआ, इसका साक्ष्य हमें दीजिए। लेकिन बात यहाँ पे रेलवे के वकील की तरफ से इस बात को जरूर मेंशन किया गया, क्योंकि एक थोड़ा सा मानसिक एक प्रेशर क्रिएट किया जाए कि मंत्री जी की तरफ से ये चीजें की गई है, मतलब सरकार के द्वारा ऐसा लाया गया है, मतलब हम लोग अपने स्तर पर नहीं किए हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको हम अगर छोड़ भी देते हैं, लेकिन ये पॉइंट वाला इसलिए था कि मंत्री जी का 3 बार जिक्र करना कहीं ना कहीं कोर्ट में इस बात को सूचना देना था कि मंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मंत्री जी साइन तो करेंगे, है ना, डॉक्यूमेंट से तो करेंगे, लेकिन मंत्री जी का रेफरेंस देने की आवश्यकता हमें लगा कि महसूस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जो रेलवे के वकील साहब की तरफ से ऐसा किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि इंडिकेटिव नोटिस के बदले, ये इंडिकेटिव नोटिस है, और इसके बदले क्या क्या साक्ष्य दिए गए आप देखिए, आप खुद समझिएगा कि इंडिकेटिव जो नोटिस यहाँ पे लिखा गया है रेलवे के नोटिफिकेशन में, इसके बदले क्या क्या बातें कही गई है, क्या वो आप खुद संतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि केस हार गए, आईटीआई वाले केस हार गए। ठीक है, हारे या जीते हैं वो तो बात अलग है, हमारे पास आगे जाने का मौका है, लेकिन इंडिकेटिव नोटिस के संदर्भ में जो चीजें कही गई है उस पर हम आते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि हमारे वकील साहब ने क्या इस पे अपना तर्क दिया है। हमारे वकील साहब बोले हैं कि अगर ये 28, देखिए यहाँ पे 28 तारीख डेट दिया हुआ, 28/12 है, मतलब 28 दिसंबर का ये नोटिस निकाला गया है, जिसमें एप्लीकेशन ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना, और मेडिकल स्टैंडर्ड। पोस्ट वाइज का मतलब होता है कि अलग अलग पोस्ट है, और उसके अनुसार क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। अगर सेम क्वालिफिकेशन सबके लिए होता तो पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने की आवश्यकता ही नहीं था, 10वीं पास था सबके लिए। अगर ऐसा लिखा गया, इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले जो आपने बता रखा है वही वाला इसमें भी लागू है ये, और ये आपका सच में नोटिस है, क्योंकि इसी नोटिस के बदौलत हम आगे आपने 22-23 को आपने बोला है कि हम फॉर्म भरवाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का तर्क ये था कि आप प्रूफ करिए कि भाई ये आपका नोटिस नहीं है, ये आपका इंडिकेटिव नोटिस, और इंडिकेटिव का मतलब होता क्या आप बता दीजिए हमें। तो इसके संदर्भ में क्या कहा गया भाई? तो माय लॉर्ड्स, क्या कहता है इंग्लिश, दैट समथिंग इट इज ट्रू, इट इज लाइकली टू हैपन। ये कैम्ब्रिज में जो कह रहा है इट इज लाइकली टू हैपन माय लॉर्ड, नेक्स्ट पेज। और योर लॉर्डशिप हैज इंडिकेटेड व्हाट इज इंडिकेटिव, आई विल नॉट बोदर योर लॉर्डशिप।
तो के संदर्भ में कहा गया कि सबसे पहले पहला नंबर पे ये कहा गया कि भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये डिक्शनरी है और इसमें इंडिकेटिव का मतलब दिया गया है कि लाइकली टू बी डन, मतलब ऐसा होने वाला है ना। मतलब इस तरह का ही कोई सेंटेंस था कि मतलब इंडिकेटिव मतलब ऐसा होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है, इस तरह का कुछ बात कहा जा रहा था। वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है, पहले वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रुकता हूं, आपको पहले वीडियो दिखाता हूं, पहले आप वीडियो को देख लीजिए कि कोर्ट में इस मैटर पे क्या जवाब दिया गया रेलवे के वकील साहब की तरफ से, ठीक है। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो आपने वीडियो देखा, अब वीडियो में देखिए क्या कहा गया कि भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये डिक्शनरी है, ठीक है, और ये डिक्शनरी में जो इंडिकेटिव वर्ड है उसका जो मीनिंग बताया गया लाइकली टू बी डन, मतलब ऐसा होने वाला है, ठीक है, मतलब वो निश्चित नहीं है, ऐसा होने वाला है, इसका लगभग लगभग यही संदर्भ है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे जो वकील साहब का है कि इस शब्द का जो आप मीनिंग बता रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू लॉ या कोर्ट का मामला नहीं है। शब्द क्या होता है कि डिपेंड करता है संदर्भ में, किस सिचुएशन में और किस संदर्भ में कहा गया है, उस पर भी शब्दों का मीनिंग डिपेंड करता है। जैसे हम बात करें कि रामायण की बात कही जा रही है, क्योंकि इसमें आगे आपको रामायण का प्रसंग मिलेगा, हनुमान जी का जिक्र किया गया था, इसीलिए मैंने रामचरितमानस का ही एक पंक्ति उठा लिया हूं। मतलब मैं समझाना चाहता हूं अपने तरफ से कि क्या रेलवे के वकील साहब सही थे। जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि इसमें रामचरितमानस में कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, इसमें 1 2 3 4 5 लोगों का जिक्र है। ढोल मतलब ढोलक, आप समझते हैं, जो बजाया जाता है गाने में। गंवार मतलब अनपढ़ आदमी को कहा जा रहा है कि जो गंवार हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, है ना। क्षुद्र, उस समय क्षुद्र एक कैटेगरी था, अब उस समय था कि नहीं था, जो भी हो, मतलब क्षुद्र सबसे निचले स्तर के जो लोग होते हैं उनको क्षुद्र कहा जाता है, और पहले यही माना जाता था। तो उनके बारे में कहा जा रहा है। पशु, पशु जानवर समझती हैं, है ना, गाय भैंस बकरी ये सब। और नारी, नारी मतलब जो फीमेल है उनकी बात कही जा रही है नारी। ये करें सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना, ताड़ना मतलब क्या होता है, मारना पीटना, प्रताड़ित करना, उसको ताड़ना बोलते हैं। सकल ताड़ना के अधिकारी, ये हमेशा प्रताड़ित होने के लिए या प्रताड़ित करना, मतलब प्रताड़ित इनको करना चाहिए, अधिकारी हैं इनके, ये इस चीज को राइट्स रखते हैं कि इनको प्रताड़ित करना चाहिए, है ना। तो ये एक्चुअल मीनिंग ताड़ना के यहाँ पे क्या निकल जाता है कि प्रताड़ित करना, किसी को मारना पीटना। ढोल को पीटा जाएगा, गंवार को पीटा, क्षुद्र को पीटिए, पशु को पीटिए, नारी को पीटिए, तब जाकर वो इसके वो लोग अधिकारी हैं, मतलब वो ऐसा लोग, वो लोग उस तरह के काम करते हैं, इनको प्रताड़ित करना पड़ेगा। ये अगर इस शब्द को केवल पकड़ेंगे तब ऐसा मीनिंग आएगा, ध्यान रखिएगा। केवल इस शब्द को पकड़ के अगर आप इसका अर्थ निकालना चाहेंगे तो ये अर्थ यही निकलेगा। लेकिन जो हमारे बुद्धिजीवी विद्वान लोग हैं, जो कवि है, तो कभी कभी भी किसी भाषा, किसी बात को इस तरीके से कहता है कि उसका आपको एक्चुअल मीनिंग के लिए समझना पड़ेगा, तार्किक ज्ञान होना चाहिए। तो तार्किक रूप में तुलसीदास जी उस समय के सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार कहते हैं कि इन वर्गों को, इन वर्गों मतलब ढोल को, गंवार को, क्षुद्र पशु और नारी को संयम और अनुशासन में रखने की, नियम और नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है। हाँ, नियम और नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है, संयम और अनुशासन में रखने की आवश्यकता होती है। मतलब कहना ये चाहते हैं इन लोगों को अनुशासन में ही रखना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, जो भी हो। लेकिन कई सारे लोगों का कहना यह होता है कि जो नारी है, नारी को प्रताड़ित करना, नारी को पीटना, ये सही नहीं है। तो सच में अगर इस शब्द की केवल देखिएगा मीनिंग, तो ये इस संदर्भ में ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमारे विद्वानों ने इसका अर्थ ये निकाला है, तो ये सही है, फिर जो भी है। इसके अलावा हम आते हैं कबीरदास पे। कबीरदास बोलते हैं कि निंदक नीरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाव। सुभाव मतलब आदत, स्वभाव। अच्छा, स्वभाव को साबुन से ठीक किया जा सकता है क्या? पानी से स्वभाव को धो सकते हैं, सही कर सकते हैं? नहीं। स्वभाव ऐसा चीज है जो फीलिंग्स की बात है। फीलिंग्स को क्या पानी और साबुन से उसको सही कर सकते हैं, धो के बढ़िया कर सकते हैं? किसी का स्वभाव खराब है तो क्या उसको हम पानी में नहला देंगे, साबुन लगा देंगे तो उसका स्वभाव ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन कवि यहाँ जो कहना चाहते हैं, कबीरदास कहना चाहते हैं कि भाई कुछ इस संदर्भ में ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई अगर किसी को अपने स्वभाव बदलना है तो अपने निंदक को नीरे रखिए, वो आपके अंदर खुद परिवर्तन कर देगा वो। लेकिन अगर आप कवि की नजरों से नहीं देखिएगा तो पानी और साबुन से स्वभाव को कभी सही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि शब्दों का जो खेल होता है ना, उस संदर्भ पर डिपेंड करता किस संदर्भ में कहा गया है ना। लेकिन यहाँ डिक्शनरी दिखाकर रेलवे के वकील साहब बता रहे थे कि इंडिकेटिव मतलब ये होता है। अभी और देखिए, आप देखिए, ये मेरे पिताजी हैं, ये का मतलब जो इंग्लिश वाला वर्ड होता है वो दीज होता है। क्या होता है? दीज होता है, पता है ना। अब दीज में, दीज मतलब होता है ये सब, ये लोग। तो
आपके पिताजी, ये बहुवचन है, मतलब बहुत सारे लोगों की बात होती है, ये मतलब का दीज होता है, बहुत सारे लोगों की बात होती है। लेकिन ये पिताजी है तो पिताजी आपके एक ही हैं। तो यहाँ पे दीज ना करके हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, दिस इज ए माई फादर, यह मेरे पिताजी हैं। यह कहना पिताजी के संदर्भ में उचित नहीं होता है। यह पिताजी को बोलिएगा तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगा, आदर का भाव नहीं झलकता। अगर आप बोले यह मेरे पिताजी हैं, तो यह बोलने से वो अनादर वाला वर्ड होता है। पिताजी के संदर्भ में हम यह नहीं बोल सकते हैं, गलत लगेगा। आपको बताना होगा कि ये मेरे पिताजी हैं, यह नहीं, क्या बोलेगा, यह मेरे पिताजी हैं, गलत लगेगा, अनादर लगेगा। तो सम्मान में हम लोग बोलते हैं ये मेरे पिताजी। और ये बोलने का मतलब ये ना कि दीज बोल दिए, दीज मतलब बहुत सारे पिताजी हो जाएंगे। इसीलिए दिस इज माई फादर में ये मेरे पिताजी, ये हिंदी वाला ये सही है और इंग्लिश वाला ये सही है, लेकिन ये हिंदी वाला गलत हो जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। आप देखिए संज्ञा है यहाँ पे आई हैव ईटेन ए मैंगो, यहाँ भी संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ संज्ञा का प्रयोग करके हैव का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी हैव का प्रयोग किया गया। तो दोनों का अलग अलग संदर्भ है। ये दूसरे संदर्भ में कहा गया आई हैव ए पेन और आई हैव ईटेन ए मैंगो। तो ये हैव का जो इस्तेमाल है दोनों अलग अलग संदर्भ में किया गया है। तो कभी भी एक वर्ड्स को पकड़कर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वर्ड्स पार्टिकुलर इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है ना, पार्टिकुलर इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, कहा नहीं सकता। और ऐसे कई सारे लोग आप देखे होंगे, कई सारे ऐसे शब्दों को आप प्रयोग किए होंगे, जानते होंगे, जिसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है ना। तो आप लोग ये भी सुने होंगे हिंदी का शब्द है माल। अब माल मतलब देखिए बहुत चीज होता है ना। माल मतलब जानवर को भी कहा जाता है, माल गेरू भोजपुरी में कहा जाता है, माल जानवर को भी कहा जाता है। माल मतलब पैसा को भी कहा जाता है ना। और माल मतलब मालगाड़ी भी होती है। मालगाड़ी का मतलब अब समझ रहे हैं ना, मालगाड़ी, माल को ले जाने वाला गाड़ी, मतलब वस्तु की बात कर रहा है। वस्तु 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 में कुछ भी हो, मतलब मटेरियल को माल कहा जाता है ना। तो कई सारे चीजों में माल का मतलब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक जो आपके खुरपाती दिमाग में जो घुस रहा होगा है ना, तो उस तो अलग है, वो होता ही नहीं है, ये होता है। तो इतना सारा शब्द है, इस एक छोटे से शब्द में ये इतना सारा शब्द बनाया गया है। अब किस संदर्भ में कौन सी चीजें हम कहेंगे वो डिपेंड करता है वस्तु स्थिति पे, ठीक है। तो इतना सारा लॉजिक है इस डिक्शनरी में जो वकील साहब ने दिखाया। तो कैसे हम मान ले कि आपका ये डिक्शनरी में जो इंडिकेटिव शब्द का जो अर्थ आप बता रहे हैं उस रेलवे के नोटिफिकेशन के संदर्भ में वो सही है, ठीक है। अब अगला आते हैं पॉइंट पे। जज साहब की तरफ से कहा गया, मतलब हमारे वकील साहब को कहा जा रहा था कि indicative is likely to be done. क्योंकि रेलवे में ट्रैवल कर चुके हैं, रेलवे का मैटर है। इंडिकेटिव होता है जब सिग्नल डाउन हो जाता है, लेकिन जब तक टीटी झंडे नहीं हिलाता है तब तक ड्राइवर चलता नहीं है। हरी झंडी दिखाता है ड्राइव, वो टीटी वो पीछे होता है, गाड़ी चलती है। भाई रेलवे का केस है ना, रेलवे का केस है। और आप रेलवे में देखे होंगे कि सिग्नल होने के बाद भी जब तक टीटी, मतलब उनके तरफ से टीटी कहा गया, लेकिन एक्चुअल में टीटी नहीं होते हैं वो लोग, या तो ये लोको पायलट होते हैं जो ट्रेन को चालू करने स्टार्ट करने से पहले, मतलब ट्रेन को आगे बढ़ाने से पहले एक झंडी दिखाते हैं। दूसरा होते हैं जो गुड गार्ड्स वाले होते हैं, वो पीछे वाले बोगी से दिखाते हैं। और तीसरा जो होता है एक स्टेशन पे जो हमारा गार्ड होते हैं, वो लोग भी ट्रेन जब क्रॉस करता है तो हरी झंडी दिखाकर उनको सिग्नल देते हैं कि भाई सही है आप जाइए, ठीक है। तो 3 तरह के लोग हैं जो ये झंडे दिखाने का काम करते हैं रेलवे में। लेकिन जज साहब की तरफ से यहाँ पर टीटी शब्द कहा गया, लेकिन उनका मतलब इससे था, ठीक है। तो कहना चाह रहे थे ये कि जब सिग्नल तो ग्रीन हो जाता है, ये ग्रीन सिग्नल हो जाता है, ठीक है, सिग्नल ग्रीन हो जाता है, लेकिन जब तक ये लोको पायलट झंडी नहीं दिखाता है तब तक, सॉरी लोको पायलट या कह सकते हैं जो गुड गार्ड्स हैं, ये झंडी नहीं दिखाते हैं तब तक हमारा क्या होता है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ता है। अब हम जज साहब की बात को काट नहीं रहे, लेकिन अगर इसका जो नोटिफिकेशन है उससे हम बात करें तो कहना ये चाह रहे थे कि जो इंडिकेटिव नोटिस है, इंडिकेटिव का मतलब अभी तक वो चीजें शुरू नहीं की गई है, जब शुरू होगा तो उसको माना जाएगा, जैसा कि बताया जाएगा कि फुल नोटिफिकेशन आएगा। तो इस शब्द को उससे रिलेट करने से एक और शब्द निकल कर आता है कि मान लीजिए कि ग्रीन सिग्नल हुआ है और यहां से गाड़ियां इस पटरी को क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन है, पटरी है ना, तो यहाँ पे एक सिग्नल आता है रोकने के लिए, गाड़ियां सब रुकी रहती है। तो क्या माना जाए कि यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल हुआ है इसके बाद भी लोगों को ट्रेन क्रॉस करने दिया जाए, ये पटरी क्रॉस करने दिया जाए, और लोग पटरी क्रॉस करेगा तो ट्रेन कभी भी आ सकती है। तो इंडिकेटिव का मतलब हुआ कि अगर इंडिकेट कर दिया गया कि भाई सिग्नल हो गया है तो आपको यहां से जाना अलाउड नहीं होता है, मतलब गाड़ी आ सकती है। मेन एक्चुअल मीनिंग तो यही हुआ
कि अगर ग्रीन सिग्नल हुआ है तो यहाँ पटरी को क्रॉस मत करिए, और आप क्रॉस करेंगे तो ट्रेन कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब गाड़ी आ रही, इस बात को कंफर्मेशन हो चुका है, बस गाड़ी आई नहीं है लेकिन आने वाली है, कंफर्म है। कंफर्म है तभी तो सिग्नल हुआ है। तो जज साहब के हम बात को उठा लें तो अगर ग्रीन सिग्नल हो गया है तो आपको पटरी क्रॉस नहीं करना, नहीं तो गाड़ी आ जाएगी, और एक्चुअल में वही गाड़ी आने वाली है जो जिसका सिग्नल किया गया है, दूसरा गाड़ी नहीं आएगा। उसी तरह से शॉर्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो इंडिकेटिव है, लेकिन वही नोटिफिकेशन आने वाला है आगे जिसमें पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन का भी जिक्र किया जाएगा, तो इसीलिए वही रियल है, जैसा कि हमारे वकील साहब ने इस संदर्भ में कहने का काम किया। ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरह से बहस हो रहा था। ठीक है, तो जो रेलवे की तरफ से वकील साहब थे उनको लगा कि भाई जज साहब तो हमारे फेवर में बोल रहे हैं, उन्हें झट से ये बात बोला कि सर यही नहीं, आप समझ लीजिए कि हनुमान जी को भी बताना पड़ता था कि आपके पास पावर कितना है। हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था जामुन को कि भाई आपके पास पावर है और ये होता है। मतलब इनको भी इंडिकेट करना पड़ता था, ये अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करते थे जब तक इनको इंडिकेट नहीं किया जाता था। मतलब देखिए अब इस तरह से बहस को कहां ले गया, अब हनुमान जी को बीच में ला दिया गया। क्या जरूरत था भाई, रेलवे के ग्रुप डी में हनुमान जी अगर होते भी एक कदम मारते जरूर कि भाई हमको यहाँ क्यों ला रहे हो। तो हनुमान जी कहा गया कि भाई इनको भी अपने पावर का पता नहीं रहता, इंडिकेट करना पड़ता था इनको भी, तब जाके ये पावर का इस्तेमाल करता। लेकिन इंडिकेट करने पर क्या हनुमान जी तुरंत इस्तेमाल करते नहीं, उनको बताना पड़ता था। इसीलिए हम अभी इंडिकेट किए थे, बताए नहीं थे पूरी तरह से भाई नोटिफिकेशन क्या है। उनका कहना यह था जो रेलवे के वकील साहब थे। अब ये बहस हो रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और चीज कहा गया कि कौन कहा, रेलवे के जो वकील साहब वो बोले कि यूपीएससी में, मिस्टर सिन्हा की हम बात कर रहे हैं, यूपीएससी भी परीक्षा लेती है, उसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर, एमबीए ये सब अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इंजीनियर बोले कि हम ही केवल अप्लाई करेंगे, हम डॉक्टर को नहीं अप्लाई करने देंगे, हम एमबीए वाले को अप्लाई नहीं करने देंगे, तो कहां से ये जायज है। My lords know all graduates appear in that UPSC selection. एमए भी आता है, आईआईटीएन भी आता है, डॉक्टर भी आता है, लेकिन जो क्वालिफाई करता है उसको नौकरी मिलती है। The aim is to have the best intelligence. This is the very purpose of employment through direct process. Tomorrow, an engineer, doctor will start saying, look, I am the doctor, I am the engineer. Where is the question of a graduate being appointed as civil servant? तो यहाँ पे इस बात को समझिए कि ये बात केवल और केवल मिसगाइड करने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि आप देखिए यूपीएससी का जो एग्जाम होता है तो उसमें जो काम है ना, तो काम जो करना होता है इंजीनियरिंग वाला काम नहीं होता है, डॉक्टरी वाला काम नहीं होता है, एमबीए वाला काम नहीं होता है। हम कौन सी यूपीएससी की बात कर रहे हैं जिसमें आईपीएस और आईएएस बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस होती है, जो इंडियन पुलिस सर्विस होती है, इनकी हम बात कर रहे हैं। आईएएस और आईपीएस में, आईएएस और आईपीएस में जो वर्क होता है ना, वर्क में इस तरह का कोई काम नहीं होता जो इंजीनियरिंग वाला ही करेगा, मेडिकल वाला करेगा, एमबीए वाला करेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन दिया जाता है। लेकिन यूपीएससी की तरफ से भी एक और एग्जाम होता है, आईईएस होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। क्या होता है? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। एक रेलवे के लिए भी एग्जाम होता है, उसका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा है। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में यहाँ पे ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले, कॉमर्स वाले, बीए वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें केवल और केवल इंजीनियर्स लोग ही अप्लाई कर सकते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में। नाम में इंजीनियरिंग लग गया कि इंजीनियरिंग सर्विस है, इसलिए यूपीएससी एग्जाम लेता है, लेकिन सब लोग अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पर सब लोग इसलिए कर सकता है क्योंकि ये जो पद है इसमें कोई उस तरह का स्पेसिफिक काम नहीं करना है, डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत नहीं है। अगर है और आपने ग्रेजुएशन किया तो आप आ सकते हैं। और यहां भी रेलवे की तरफ से, रेलवे ग्रुप डी में जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसमें सभी पदों पे आईटीआई लागू नहीं करना है। कहां लागू करना है? तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूं कि पे मैट्रिक टेक्निकल डिपार्टमेंट। कहां लागू करना है? टेक्निकल डिपार्टमेंट। रेलवे ग्रुप डी के लेवल 1 का टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर रही है, जिसमें सिविल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल डिपार्टमेंट, कैटरिंग विंग्स में ये जगह केवल आईटीआई लागू करना है। तो भाई ये स्पेसिफिक काम के लिए करना है ना, ये बिना टेक्निकल वाले लोग को ये काम कैसे होगा? यहाँ तो स्पेसिफिक काम है, पार्टिकुलर एक काम को करना है। इसी तरह से यहां भी एक पार्टिकुलर काम को करना है, इसीलिए यहां इंजीनियर्स को लेते हैं और इसीलिए यहां पे आईटीआई को लेना होगा। इसमें तो कोई पार्टिकुलर काम नहीं है, तो ये जो संदर्भ दिया गया ये कहीं से भी लॉजिकली सही नहीं था। समझिए मेरी बात को, ठीक है।
तो आप बताइए कि एक इंडिकेटिव जो शब्द था उसके लिए ये सारे प्रूफ के तौर पर दिया जा रहा था, जो ओरिजिनल में प्रूफ था ही नहीं। दुनिया रामायण की बात कर रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, है ना, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो ये तो मौखिक बात होगी ना, इसका कोई प्रूफ क्या है? ये तो हम भी कुछ लॉजिकली ऐसे बात बोलेंगे जिसका कोई संदर्भ नहीं हो। तो लास्ट में हमारे वकील साहब बोले कि सर अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन नहीं था। मतलब 1 घंटे बहस होने के बाद भी रेलवे की तरफ से जो वकील साहब थे वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे कि 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन So far, my friend have argued 2 hours, 1 hour, but it's not able to prove that this 28th of December is not an advertisement. It's an advertisement, not an वो advertisement. छोड़िए, पहले फर्स्ट यू प्रूव My lords, मिस्टर सिन्हा नाउ आई थिंक my lord, लास्ट में जो एक पॉइंट बोला गया वो काफी स्ट्रांग था, लेकिन हमारे जो वकील साहब थे बोले कि हम अगले दिन इसका एफिडेविट जमा कर देंगे। जैसे जज साहब बोले कि आपके जो क्लाइंट्स है उनके एप्लीकेशन नहीं दिया गया है, मतलब उनके तरफ से ज्ञापन नहीं दिया गया रेलवे को। कहां ज्ञापन है जो आपने ज्ञापन दिया था? जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा कि हम, गौरव जी और तमाम लोग, अब पूरे भारत के बच्चे अलग अलग आरआरबी में जाके ज्ञापन दिए थे। तो रेलवे ये बोल रहा था कि भाई आपको, आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ गलत हुआ था, आपको हमको बताना चाहिए ना कि भाई ये गलत हुआ है, उसका ज्ञापन दीजिए हमको। आपने दिया ही नहीं और डायरेक्ट आपने कोर्ट में आ गए, तो मैं कैसे मान लूंगा कि आप सही हैं? बात तो फैक्ट वाली थी। और आपको भी लग रहा हो ज्ञापन कैसे नहीं दिया गया, पूरे देश से बच्चे दे रहे थे। बात ये नहीं था, बात ये था कि जो वहां पे 4 पिटिशनर हैं उसने ज्ञापन दिया कि नहीं। तो उसमें एक निरंजन कुमार करके हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया था, लेकिन वकील साहब उस चीज को, शायद बहुत सारा डॉक्यूमेंट था उसमें मिल नहीं पाया। और एक गौरव जी दिए थे, गौरव जी जो हमारे AITO के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने भी ITI कर रखा है, वो भी फॉर्म भरे हैं, तो उन्होंने एक ज्ञापन दिया था। ठीक है, तो उन्होंने ज्ञापन जब दिया था तो उनका नाम कैट वाला केस में नहीं है, उनका हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें तो इनका नाम है, लेकिन वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया, ज्ञापन वाला डॉक्यूमेंट्स, वो दिया गया गौरव जी का, और निरंजन कुमार वाला मिला ही नहीं। इस वजह से जज साहब को लगा कि भाई इसमें तो कहीं डाउट है। उसमें से एक ये भी है ना कि the representations are not by the see, one of the applicant is there. कहाँ पे? and then why have you said that the applicant's representation are next at this page, whereas there is some other person has signed that? तो गौरव Isn't ने that किया- a playing of There, God? what happened? I'm coming. The issue pertains to all India recruitment. Therefore, various across the country students have filed the representation. And one of the applicant, उसका नाम क्या है? मैं बता रहा हूँ. I will give the on record. I will give that this person has given the representation. His sign is there. मैं उस पे रिटर्न में भी दूँ. तो वो ऑब्जेक्शन में जितने भी है, I will answer in the written. मैं बता. किसी का ही नहीं, जो आपने लगाया उसमें नहीं है। दिखा दे किसका? गौरव का है, TRM हजारीबाग नहीं, को, नहीं, उसका नहीं है. उसका नहीं है. आपका तो नहीं है, ये तो नाम भी गिन दिए थे। 4 ही लोग हैं इसमें. आप तो चारों में किसी का मैंने representation कल नहीं है। देखा, मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट सिस्टम में थोड़ा टाइम. लेकिन हमारे वकील साहब बोले कि सर हमको समय दीजिए, हम अगले दिन दे देंगे, क्योंकि एक बच्चा तो दिया है और पूरे भारत से बच्चों ने फॉर्म भरा, तो बहुत दूर दूर के बच्चे यहाँ आना उनको पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो नहीं दे पाए। वो अपनी जगह दिए होंगे, मतलब ऐसा कुछ कहा जा रहा था। ठीक है, इस सुनवाई चल रही थी, तो आखिरी में एक ऐसा चीज हुआ, ऐसा मोमेंट आया जहां पे जज साहब ने ये बोला कि 10वीं और ITI में जो ITI वाले छात्र हैं, इनकी तो ज्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं, ज्यादा सीनियर है, तो भाई ओपन फाइट करो, क्या दिक्कत है? आप तो ज्यादा समझदार हैं, फिर क्यों कंप्लेन कर रहे हैं आप? Yes, मेरा आपसे प्रश्न श्रीकांत ये भी है कि इस OA में आपका कहीं पे राइट वायलेट हुआ है, अंडरमाइन हुआ है? यस, आपको, आप परीक्षा दीजिए, उसकी रेफरेंस में भी आई हैव द जजमेंट. आप परीक्षा दीजिए, आपको तो इसमें डिप्राइव नहीं किया गया। If I will, अगर आपको डिप्राइव किया होता है तो आपको लोकल स्टैंडर्ड होता। if I will appear in the examination, 1,08,00,000 1 करोड़ 8 applications लाख लोगों ने है, भरा है, इसमें आप भी कम्पीट कीजिए ना, और आप तो ज्यादा क्वालिफाइड हैं। now आप ITI पास है, NCA पास है, questions will be of 10th level, my lords. It's not a level playing field, my lords. लेवल प्लेइंग फील्ड, आपको यू आर मोर देन द हायर लेवल प्लेइंग फील्ड। ये मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा, इसलिए क्योंकि ये कहना वहां पे हमें लगा कि उचित नहीं है, इस वजह से, क्योंकि मुझे लगता है जहां तक, ठीक है, बाकी जज साहब ने क्या सोच के बोला तो वो जानते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मान लीजिए ये बच्चा 10th पास है, ठीक है, और ये ITI है, और इसने जो ITI किया है, तो 10th के बाद इसने ITI किया है, ठीक है, 10th के बाद इसने क्या किया, ITI कर लिया। लेकिन ये जो स्टूडेंट है 10th पास, ओनली 10th पास नहीं है, देखिए एक होता है ओनली 10th पास,
और एक होता है कि 10th पास, तो कहा जा रहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। इसने क्या पता 12th भी किया हो, इसने ग्रेजुएशन भी किया हो, इसने डिप्लोमा भी किया हो, इसने बीटेक भी किया हो, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप ऐसे यूट्यूब वगैरह पर सर्च, यूट्यूब पर भी और गूगल में सर्च करिएगा, मुंबई आईआईटी का जो स्टूडेंट था पिछले साल 2018 में, उसने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी भरा था। वो पटना के बगल में बिहटा जगह है, बिहटा का था, आईआईटीएन था। तो 10th पास होने की वजह से ये जो कहा जा रहा है कि ये केवल 10th वाले बच्चे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो सबको स्वीकार हो जाएगा कि ओनली 10th कर दे। अगर 10th से हायर क्वालिफिकेशन होगा तो आप अप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपने अगर 12th भी किया होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। ओनली 10th होना चाहिए। तो ऐसा तो मिलेगा नहीं। 1% आज के जमाने में जो लोग होंगे जो 10वीं करके नहीं पढ़ते होंगे, और जो फॉर्म भरने वाले जितने लोग होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि केवल 10वीं करके वो बैठे होंगे कि रेलवे का फॉर्म आएगा हम भरेंगे। 10वीं के बाद इन्होंने 12th किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, कई सारे डिग्री वाले भरे होंगे। तो ये कहना कि ये 10वीं वाले बच्चे हैं, ये आईटीआई वाले बच्चे, ये ज्यादा बड़े हैं, ये ज्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं, ये कम क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो ये मुझे लगता है कि लॉजिकली सही नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि 10वां मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं है कि 10वीं से आगे नहीं होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन यहाँ क्या है, रोका हुआ तो है नहीं। कोई भी किया हो, हर कोई 10वीं के बाद आईटीआई करता है, डिप्लोमा करता है, बीटेक करता है, जो भी करता है, आई तो करता है। तो ये कहना कि ये 10वीं वाले बच्चे जूनियर है, आप सीनियर है, आपके पास दिमाग ज्यादा है, आप ज्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो ये आपको लग रहा होगा आपको भी कि ये कहना ही गलत है ना। तो जज साहब इस बात पर ध्यान नहीं दिए होंगे कि भाई ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। वैसे हमारे वकील साहब ने इस बात को ध्यान दिलाया कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो कुल मिलाकर ये चीजें हुई। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स और था जो वहां पर दिखाना चाह रहे थे हमारे वकील साहब, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट्स बना नहीं और केस वहीं पर क्लोज कर दिया गया और टाइम ओवर हो गया था। क्या ज्ञापन था भाई? ये नेक्स्ट हाई कोर्ट में हम लोग दिखाने वाले हैं। क्या था कि भाई रेलवे के जो वेबसाइट है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। और इसके तरफ से स्काउट कोटा गाइड की तरफ से, स्काउट एंड गाइड कोटा की तरफ से एक भर्ती निकाली गई है रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का, सेम भर्ती, इसी लेवल का, मतलब सेम पद है। और कब निकाली गई है? 21/5/2025 को, 21/5/2025 को, मई में 21 मई को निकाली गई है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा गया है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। लिखा गया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कैटरिंग डिपार्टमेंट में S&T में हमारा जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगा वो 10th पास रहेगा, प्लस में नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहेगा, या 10वीं पास प्लस ITI रहेगा। किसमें? रेलवे ग्रुप डी के, देखिए रेलवे ग्रुप डी लिखा हुआ ना, लेवल 1 लिखा हुआ, इसके जो टेक्निकल वाला डिपार्टमेंट है। और फॉर अदर डिपार्टमेंट, बाकी सभी डिपार्टमेंट में 10th पास या ITI रहेगा, ऐसा बोल दिया गया। तो आप बताइए कि जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि 28 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन आया है, रेलवे बोल रहा है कि नहीं 22 जनवरी को आया है, 22 जनवरी 2025 को आया है नोटिफिकेशन, उसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। तो फिर आपके तरफ से 21 मई को एक जो भर्ती ली जा रही है और सेम पद के लिए भर्ती ली जा रही है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपने दे रखा है 10th प्लस ITI दे रखा है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक लीगल जजमेंट है कि भाई एक ही पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन नहीं ले सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन आपने आज ही डिसाइड किया कि हम इस क्वालिफिकेशन में भर्ती लेंगे, अगले 1 महीने बाद आपने दूसरा क्वालिफिकेशन जारी कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है। और दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब को एग्जिस्टेंस दोनों का है, तो दोनों पे भर्ती ली जा रही है। ऐसा नहीं कि एक पे हो गया एक बाद में लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों भर्तियां सिमिलर पैरेलल रूप से बाहर निकली है। तो एक पद के लिए क्वालिफिकेशन अलग है और उसी पद के लिए दूसरा क्वालिफिकेशन, ये कैसे मांग रहे हैं? ये भी तो गलत है। इसको हम लोग हाई कोर्ट में दिखाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आप बताइए, अभी तक जो हमने आपको दिखाया और बताया कि क्या हो रहा था कोर्ट में, आप समझ गए होंगे। इस वजह से मुझे तो लगता है कि नहीं, हमें हाई कोर्ट जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लग रहा है कि रेलवे की तरफ से पर्याप्त सबूत दिए गए? क्या रेलवे अपने तरफ से इस चीज को प्रूफ कर पाया कि सच में जो इंडिकेटिव नोटिस है वो सच में नोटिफिकेशन नहीं है? नोटिफिकेशन हमारा 22 को आया था। आपका क्या विचार है? मैंने सारे तथ्यों को रखा है, इस तरीके से रखा है कि आप समझ पाएंगे, और उसके संदर्भ में मैंने वीडियो भी लगा रखा है। तो आप एक बार देख लीजिए और डिसाइड करिए कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, आप बताएंगे हमें। बाकी आगे की जो कार्रवाई होगी उस पर हम अपडेट लाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।